Good afternoon, friends. Welcome to my channel Study of Life. So, today I'm here with another lecture of our Let's Study NCERT series, and this part is a continuation of our first lecture, and these both lecture will complete together the first chapter of class 11th NCERT Biology. So, today we are mainly going to talk about the diversity of living organism, diversity of living world. So, let's start. So, here as you can see that there is so many diverse species on the earth. Like you can see the different kinds of plants here, different kind of birds, different kinds of insects, different kind of fishes, different kinds of carnivores, everything. And moreover, if you see this slide, this is only, these all are from phylum Arthropoda. These all are basically insects of different types. Actually, Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. So there are so many organisms and there are so much diversity in between the organism. So how can we identify organisms? And it is very hard to to study about each and every organism, because in all the local places, all the organism have their different name. So uh, it becomes a very hard task. So need of classification come from this. Classification will give a common characteristics to the organism and a common name. So and the organism will be identified by this common name in all over the world. तो पहली शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो ये है इस चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं इस अर्थ पे, और इसी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी डाइवर्सिटी को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। So, the number and types of organisms present on Earth, this includes all the plants, animals, bacteria, and fungi. So, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. सो आप देख सकते हो कि जब मिलियंस में नंबर ऑफ स्पीसीज है, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है कि हम कैसे एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें। इसकी सुविधा के लिए क्या किया गया है कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उन ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पता है, तो हमें पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में लाई करता है तो वो उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी ही होगी। तो इससे और एनिमल्स के जो ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के जो नॉमेनक्लेचर है, नाम भी, एक कॉमन नाम भी उनको दिया है हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, कि उनको ऑल ओवर वर्ल्ड उसी यूनिक नाम से जाना जाएगा, और ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि उनका इंडिया में क्या नाम है और उनका किसी फॉरेन कंट्री में क्या नाम है इसमें। तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है। सबसे पहले हमारी कंट्री आती है, फिर कंट्री के बाद हमारा स्टेट आता है, फिर स्टेट के बाद हमारा पर्टिकुलर जो शहर है वो आता है, शहर के बाद कॉलोनी आती है, कॉलोनी के बाद स्ट्रीट आती है, और स्ट्रीट के बाद हमारा पर्टिकुलर घर का एड्रेस और हमारा नाम आता है, और वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होगा। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म में ही भी सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप आता है, और उस
जो एक ब्रॉड लेवल पे सारे ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, फिर बड़े ग्रुप के बाद छोटा, छोटे से और छोटा, फिर फाइनली उस ऑर्गेनिज्म का एक नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम और उसके ग्रुप्स का नाम अगर हम देखें तो हम यूनिकली सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन था, और एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सी। सो जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स in a particular area that varies even a state and country. Thus, to avoid confusion, need of some international system of nomenclature was there. और ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिफॉर्म हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखते हैं, तो आगे जब ऐसे नॉमेनक्लेचर सिस्टम रखने की बात आई सामने, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि दो सिस्टम आए एग्जिस्टेंस में। एक है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए था, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईसीबीएन होता है। और एक है इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे आईसीजेडएन बोलते हैं, और ये एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। तो इन दोनों में जो रूल्स थे, इन दोनों नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, उसके हिसाब से सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया वो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमियल, जैसा कि आपको पता है, इसमें दो नाम होंगे। तो एक नाम इसमें जो होता है वो जेनेरिक होता है, और एक होता है स्पीशीज का नाम। जैसे कि अगर हम आम को देखें तो आम को बोलते हैं मैग्नीफेरा, उसकी जीनस हो गई, और इंडिका उसकी स्पीसीज। ये एक हम लोग पर्टिकुलर वैरायटी के आम के बारे में जब बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है आम की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट मैग्नीफेरा, इंडिका किसी एक ही वैरायटी का नाम होगा। तो सबसे पहले जो दो सिस्टम आए, आईसीजेडएन एंड आईसीबीएन, और इनके हिसाब से सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आया नोमेनक्लेचर सिस्टम वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बाय कैरोलस लीनियस। इसमें दो नाम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इज एनिमल, बैक्टीरिया और एनीथिंग दैट इज लिविंग। तो पहला होता है जेनेरिक नाम और दूसरा होता है स्पीसीज का नाम। अब इस बायोनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसके जो है कुछ रूल्स होते हैं, ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या ट्वेल्थ के हो तो ये अक्सर क्वेश्चन में भी आता है, और वैसे भी यू शुड नो अबाउट इट। सो पहला, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। और दूसरा, अगर हम इन्हें लिखेंगे रिटन इन इटैलिक्स, अगर ये प्रिंटेड है और तब इनको इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर इनको हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होंगी। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि मैग्नीफेरा इंडिका, सॉरी, अगर इसे आप कहीं लिखेंगे तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और एक और क्वालिटी होती है कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है और स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। तो एंड और फर्स्ट नेम हमेशा जीनस कहलाता है एंड सेकेंड स्पीशीज। तो और दूसरी बात ये है कि कई कई जगह जो जिस भी बायोलॉजिस्ट ने नाम दिया है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। जैसे कि
कैरोलस लीनियस ने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उनका नाम ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, मैग्निफेरा इंडिका लीन। तो ये थे कुछ क्वालिटीज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के। These are Latin words. These have two parts. First is generic and second is species, species part. And the if it is printed anywhere, it will be written always in italics. And if it is not printed, if you write on copy, then you will separately underline both generic and species name, and the generic name will start with capital letter and the species name will start with a small letter, and the name of the biologist whose system is this will come at third position. So as it was impossible to study each and every organism individually, so organism having, अब नाम हो गया, नामकरण हो गया, तो अब एड्रेस कैसे पता चलेगा कि ये नाम तो है बट ये कौन सी स्पीसीज, कौन सी जगह, इसकी क्वालिटीज क्या होंगी। क्वालिटीज के लिए और हर ऑर्गेनिज्म का नाम पता भी हो तो उसकी इंडिविजुअली क्वालिटीज याद करना इट्स इम्पॉसिबल उसको। इस वजह से क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म क्या थे, चूंकि 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन स्पीसीज है, इसलिए organism having same characteristics were kept in a group, and the process of grouping organism is called classification. मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग में किया गया, कि जैसे अब जैसे फिशेस को अलग में कर दिया गया और जो बर्ड्स हैं उन्हें अलग में कर दिया गया कि हाँ ये उड़ सकते हैं, ढेर सारी बर्ड्स हैं, लेकिन बर्ड्स में अब स्पीसीज अलग होती हैं। फिशेस में हाँ ये वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फिश आपको पता है एक टाइप की नहीं होती, ढेर सारी होती है। और उसी तरह रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें भी रेप्टाइल्स में मेढक भी रेप्टाइल का एग्जाम्पल है और छिपकली भी रेप्टाइल का एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वालिटीज रिप्रेजेंट करती हैं। तो फिर फर्दर एक ब्रॉड रेप्टाइल्स में उनको रखा गया, फिर रेप्टाइल्स के बाद उनको छोटे छोटे और अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ऑर्डर्स अलग अलग हैं उनके। और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, द ग्रुप्स in which organisms are kept for classification are called taxa. And the taxa, ये जो ग्रुप, चाहे वो ग्रुप किसी भी रैंक का हो, उसको चाहे वो बड़ा हो जो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप को कैरी करता है, या चाहे छोटा ग्रुप हो, उसको टैक्सा बोलते हैं कॉमनली। और टैक्सा इज अ प्लूरल वर्ड, ये प्लूरल है, और एक्चुअली टैक्सॉन बोलते हैं, ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ एक प्लूरल की बात की जा रही है कि सारे ग्रुप्स को टैक्सा बोलते हैं, इसलिए यहाँ टैक्सा लिखा गया है। और द होल प्रोसीजर इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स है उनको टैक्सा कहते हैं, तो टैक्सा के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी कहते हैं। और टेक्सोनॉमी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। पहले उनके कैरेक्टर्स को देखा जाता है, फिर कैरेक्टर्स के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर उसको वो ग्रुप में रखा जाता है किस जगह पे, जहां से बाकी से उसकी सिमिलैरिटी मिलती है, वहां पे उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं कि इसको किस ग्रुप में रखा जाना चाहिए, और फिर उसका नामकरण। तो ये सारी चीजें, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं टेक्सोनॉमी में। दो और टर्म थे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन थे, ये आपको जानना और इसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिक्स रिफर टू द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द determination ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम।
तो टेक्सोनॉमी ये था कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन दो ग्रुप्स के बीच एक इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, कौन सा ग्रुप किससे इवॉल्व हुआ है, ये देखने के लिए ये जो साइंस की जो ब्रांच वो ये स्टडी करती है, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है और सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन तो पूछी ही जाती है। और एक और टर्म था सिस्टेमा नेचुरी, ये मेजर ये जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने अपने सारे जो नोमेनक्लेचर है और जो टेक्सोनॉमी के का उनका वर्क है उसको इसमें पब्लिश किया था, एक सिस्टेमा नेचुरी नाम की जर्नल में। तो एक आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी थी, तो यस यू शुड नो इट। सो अब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ी क्लास, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, ऐसे होती है। तो टेक्सोनॉमी में बहुत सारे मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कैटेगरीज और रैंक्स और सब हायरार्की, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा हायरार्की होता है ना, कि जैसे हमारी फैमिली में होते हैं, पहले दादाजी होते हैं, फिर पापा जी, फिर ऐसे करके, मतलब जो सबसे बड़े होते हैं वो हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, फिर उनसे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो टेक्सॉन है उनको हायरार्की में रखा गया है। तो सबसे बड़ा जो टेक्सॉन होता है वो किंगडम होता है, किंगडम के नीचे होता है फाइलम, प्लांट में इसको डिवीजन भी बोलते हैं। फाइलम के नीचे होती है क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, और ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस से स्पीसीज, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं, अगर रिवर्स देखा जाए तो बहुत सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है, कॉमन जीनस मिलके फैमिली बनाती है, कॉमन फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है, कॉमन ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाते हैं। कॉमन का मतलब है कि उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उन ऑर्डर्स में या उन स्पीसीज में, और कॉमन क्लासेस मिलके फाइलम या डिवीजन बनाते हैं, और फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं। तो आगे इन सब के बारे में डिटेल स्टडी है। तो जैसे ये एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, एक है ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, और ये है हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन। सो किंग एनिमेलिया में रखा गया है किंगडम। ये आपको धीरे धीरे बाद में जब आप इसका डिटेल पढ़ लेंगे तब समझ आएगा, ये इट इज जस्ट एग्जांपल। और ये भी क्वेश्चंस आई थिंक 11th-12th में आते हैं कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट। तो आपको पता होना चाहिए, और 11th-12th में ही अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, बीएससी एमएससी, हमेशा क्लासिफिकेशन मस्ट है। सो सबसे पहले हम लोग छोटी यूनिट से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमें वो छोटी यूनिट ही मिलके बड़ी यूनिट बनाती है, तो अगर हमें किसी बड़े सिस्टम का स्टडी करना है तो सबसे पहले अ, जरूरी है कि हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरुआत करें। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, इस स्पीशीज, तो इसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सो यू शुड रिमेम्बर इट। एंड ये स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है, क्योंकि ये हायरार्की में सबसे नीचे होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट है। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस विद इन द स्पीसीज, सब, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन चाहे किसी भी कंट्री में रह रहा हो, सब सेम स्पीसीज के हैं, सो ऑल कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। ये सबसे मेन क्वालिटी होती है स्पीसीज की। कभी भी इंट्रा स्पेसिफिक जो होते हैं, मतलब सॉरी, इंटर स्पेसिफिक मीन्स दो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये सब सेम जेनेटिक पूल, मतलब इनका जेनेटिक जो मेकअप होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके। और
जेनेटिक पूल आपको आई होप आपको पता होगा, नहीं तो एक ब्रीफ यही है कि सपोज कि एक इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन में, इसमें ए इसका मेकअप है, इसका ए है, इसका भी ए है, इसका ए है। तो जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो ए ए ए ए मीन्स गैमेट्स वो होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो आइदर ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। तो फिर जो पॉपुलेशन बनेगी उसका भी उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है वो ऑलमोस्ट ऐसा है, ऐसा ही होगा, इसी में से कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो जो फिर बाद में निकल के ऐसा ही आएगा। समझ रहे हैं आप कि अगर सपोज ये दोनों मिलते हैं इंडिविजुअल में तो ए होगा, ये दोनों मिलते हैं तो ए हो जाएगा। तो इसे ही जेनेटिक पूल कहते हैं। मतलब क्या कॉमन एक जेनेटिक मेकअप है किसी भी पॉपुलेशन का। तो इसी बारे में डिटेल में फिर बाद में कभी बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ अ सेम स्पीसीज also share morphological similarities that make them distinguished from other species। जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमन हर जगह उनके दो पैर, दो हाथ, दो कान यही होते हैं, और वो ऑलमोस्ट जो होते हैं उनके मेल फीमेल सबकी जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम ही होते हैं, सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस कलर और हाइट, ये सब जेनेटिक ट्रेट्स है, वो पेरेंट्स से ही आता है तो उसके हिसाब से डिफर करते हैं। और एंड लास्ट इज all closely related species sharing few common characters can be grouped into a genus। तो जैसा कि पहले था कि स्पीसीज के ऊपर हायरार्की में जीनस है, तो जीनस में आते हैं। अब जीनस क्या होता है? जीनस सबसे पहली चीज आप लिख सकते हैं कि ये स्पीसीज से ऊपर की रैंक है और ये सिमिलर स्पीसीज से मिलके बना हुआ है। ऑल क्लोजली रिलेटेड जो जीनस होते हैं वो मिलके फैमिली बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल यही है कि पैंथेरा, जैसे ये है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरिडस, इनका जो जीनस है वो पैंथेरा ही है, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग है। ये टाइगर है, बाघ जिसे कहते हैं, लियो लॉयन जिसे शेर कहते हैं, और पैरस जिसको लियोपोल्ड बोलते हैं। और सोलेनम, और प्लांट के केस में देखें तो सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो कहते हैं, और सोलेनम मिलोजेना जिसको कि ब्रिंजल कहते हैं। इनकी कॉमन स्पीसीज है, सॉरी जीनस है सोलेनम, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, मतलब स्पेशली जो स्टूडेंट्स को राइटिंग एग्जाम में अपीयर होना है उन्हें। स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट टेक्सॉन है दैट इज फैमिली। तो इसकी कैरेक्टर्स वन बाय वन हम लोग देखते हैं। दिस इज बिगर taxon than genera। It contains closely related genera with genera genus को ही बोलते हैं। Genera with still less number of similarities as compared to the genus and species। क्योंकि वो तो बात सेम है ना, कि जैसे एक कंट्री है, कंट्री के बाद ये कंट्री है, ये स्टेट है, फिर ये सिटी आ गई, फिर ये आ गई कॉलोनी, कॉलोनी अरे सिटी और बड़ी होनी चाहिए, चलो कॉलोनी और छोटी, फिर ये आ गया हमारा घर। तो हमारे घर में जितने सिमिलर टाइप के लोग होंगे, मीन्स हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे दादा दादी से रिजेंबल करते हैं। फिर अगर हम एक कॉलोनी में जाएंगे तो
सब सेम स्पीसीज के हैं बट रिजेम्बलेंस कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पे उनके पेरेंट्स अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर जब सिटी में एक कॉलोनी के बाहर सिटी में निकलेंगे, हमें और अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जब स्टेट के लेवल पे बात करते हैं, तो एक स्टेट में हर, अगर आप शहर की बात करें तो उनका रहन सहन और बिल्कुल कल्चर थोड़ा थोड़ा सा अलग होता जाता है, और एक कंट्री में तो बहुत ही डाइवर्स हो जाता है। अगर सपोज हम एग्जांपल अब इंडिया का ही लेते हैं, तो साउथ और नॉर्थ के कल्चर में एकदम डिफरेंस हो जाता है। तो वही है कि जैसे जैसे हायर रैंक पे हम क्लासिफिकेशन में भी बढ़ते जाते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी कम होती जाती है, सिमिलर इन दिस वे। तो फैमिली, जैसा कि जो ये स्टेटमेंट है कि इट contains closely related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species, क्योंकि ये छोटे रैंक थे, जैसे कि ये कॉलोनी है और ये हमारा घर है, उस तरह से। In plant, families are classified on the basis of vegetative and reproductive similarities. Example है थ्री डिफरेंट जेनरा और सोलेनम, पेट्यूनिया, इनका जो कॉमन है रिप्रेजेंटेटिव प्लांट पोटैटो टोमेटो, एंड पेट्यूनिया जिसका कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है टोबैको, धतूरा। धतूरा इसका है कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है थॉर्न एप्पल, वो जो हम लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं, एप्पल शेप का होता है, उसमें कांटे निकले होते हैं, उसको। आर प्लेस इन द फैमिली सोलेंसेई। तो और ये फैमिली में कॉमन एंडिंग एक ये भी होती है, ठीक है। तो ये प्लांट में आपको एग्जांपल याद कर सकते हैं अगर आप रिटन एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। और इन एनिमल्स जीनस पैंथेरा, जिसमें लॉयन, टाइगर, लियोपोर्ड आते हैं, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस, जिसमें कि कैट आती है, इन द फैमिली फेलिडेई। तो आप देख सकते हैं कि कैट और लॉयन में कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनके उनको सेम फैमिली में रखा गया है। दे आर हैविंग लेस सिमिलैरिटीज बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज जरूर है, जो डिटेल में पढ़ने पे पता चलेंगी। लेकिन ये एग्जांपल आप एनिमल्स के लिए याद कर सकते हैं। उसके बाद फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती है। तो पहली लाइन हमेशा कि ये बिगर टेक्सॉन है, देन फैमिली, और इट कंटेन्स क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। ये इसमें अब और लेस सिमिलैरिटीज होगी, कुछ होंगी बट लेस होंगी। जैसे शुरू में हम 10 में से 9 सिमिलैरिटीज मान लें, तो हर बार कुछ ना कुछ पॉइंट्स कम होता जाएगा। 10 में से 8 सिमिलैरिटीज होंगी, 10 में से 7 सिमिलैरिटीज होंगी, उसी तरीके से द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली। ये जैसा कि मैंने पिछले बार बताया कि यस, घर में ज्यादा सिमिलर लोग होंगे, कॉलोनी में कम, सिटी में और कम, और स्टेट में और कम। तो उसी तरह यही है कि इसमें और भी डाइवर्सिटी होगी। अब इसका एग्जाम्पल है इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडी कैनिडी, मतलब कैट डॉग सारी फैमिलीज को रखा गया है ऑर्डर कार्निवोरा में, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। प्लांट्स में फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि ऑर्डर कॉन्वोलुलेसी में सोलेंसेई को रखा गया है, और बाकी जो है ऑर्डर एक्चुअली यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस एग्जैक्ट फैमिली का नाम जो है, एक तो सोलेंसेई है और दूसरा ये है, ये फैमिली, और ये पोटैटो और ब्रिंजल वाली ये फैमिली, इनको रखा गया है ऑर्डर पॉलीमोनेलिस में इन प्लांट। यहाँ पे होगा फैमिली, सॉरी, फैमिली कॉन्वोलुएसी और सोलेंसेई मिलके ये पॉलीमोनेलिस
नाम के एक ऑर्डर में रखा गया है। जैसा कि इसकी भी एंडिंग आप देख सकते हैं, एई, और इसमें भी एई। कॉन्वोलुलेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है वो होता है मॉर्निंग ग्लोरी, एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसका तो मैंने पहले बताया, पोटैटो ब्रिंजल। अब और भी ऊंचा जो टेक्सॉन है वो क्लास होता है। एक्चुअली जो कंफ्यूजन होती है वो क्लास, ऑर्डर, फैमिली में ही होती है, तो कि कौन पहले है, इसलिए आप इसको ऐसे याद रखें, ये ऐसे जाता है। कॉफ मतलब कफ से याद रखें कि यस, कफिंग जो होती है, कॉफ। तो क्लास ऊपर होता है, ऑर्डर फैमिली, और इसके फैमिली के नीचे होता है जीनस, इसके नीचे होता है स्पीशीज, इसके ऊपर होता है फाइलम, और इसके ऊपर होता है किंगडम। तो ये ऐसे अपवर्ड ऐसे जाता है, ठीक है। अगर आपको बीच के तीन याद है तो फिर आपको आराम से, बीच के तीनों में थोड़ी कंफ्यूजन मुझे तो हो जाती है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कफ से याद रखिए कि कॉफिंग या कॉफ, कुछ भी इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और फैमिली छोटी वो नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि उनकी स्पेलिंग होती है कि जो पहले है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी, याद कर सकते हैं आप इफ यू वांट। तो क्लास के बारे में बात करें तो दिस इज हायर टेक्सॉन देन ऑर्डर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसा कि है कि ये ऑर्डर के ऊपर है तो इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, ये रिलेटेड फैमिली, ये रिलेटेड जीनस कंटेंट करता है। तो जैसे ऑर्डर प्राइमाटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, एंड ऑर्डर कार्निवोरा is placed in class Mammalia together। ये एक एग्जांपल इसका ये है। और फाइलम में सिमिलर क्लासेस आएंगी, higher taxon than class, this category includes related classes in case of plant classes with प्लांट्स में फाइलम को डिवीजन बोलते हैं, ये चीज याद रखना है। In case of plant, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. So, जैसे कि all organism having notochord, pharyngeal gill slits, dorsal hollow, nerve cord and post-anal tail. At any stage of their life, उनको phylum chordata में रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इस कॉमनली जितने भी ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी डेवलपमेंटल स्टेज पे होंगे, उनको कॉर्डेटा में रखा गया है, और फर्दर कॉर्डेटा में और ज्यादा स्पेशलाइजेशन के आधार पे उन्हें अलग अलग क्लासेस, अलग ऑर्डर, फैमिली, इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब किंगडम आता है, हाईएस्ट रैंक, सबसे ऊपर होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइला आर कीप्ड अंडर किंगडम। दो टाइप के होते हैं, अगर एनिमल फाइला, एनिमल फाइला होगा, और दूसरा जो होगा एनिमल किंगडम, और एक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांट के सारे डिवीजन रखता है, और एनिमल किंगडम एनिमल के सारे फाइला, ठीक है। तो दो होते हैं, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम एनिमेलिया, और एक होता है किंगडम प्लांटी। अब इसके बारे में थोड़ा देखना है कि टेक्सोनॉमिक जो एक्ट्स क्या होते हैं, कि जहां पे हम डाइवर्स प्लांट्स, डाइवर्स एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उनकी स्टडी की जा सके, उनके रिप्रोडक्शन, उनके मेटाबॉलिज्म और सारे चीजों में के बारे में स्टडी की जा सके, बच्चों को दिखाया जा सके, जैसे उनको ऑर्गेनिज्म दिखा के समझाया जा सके कि ऐसे ऐसे
होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये क्वालिटीज होती हैं। तो जैसा आपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा कि स्पेसिमेन होते हैं अलग अलग, वो प्रिजर्व्ड होते हैं, वो देख के आपको उनके कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। तो अगर आप देखी हुई चीजें ज्यादा मेमोराइज रहती हैं, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो स्टोर, इससे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, प्रिजर्व होती है, और जिसको फर्दर हम लोग कन्वे कर सकते हैं। हर्बेरियम, इसमें प्लांट को, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट हैं उनके स्पेसिमेन को ड्राई करके एक फाइल में लगाते हैं। ये बॉटनी में एक टास्क होता है, एक हर्बेरियम की फाइल मेंटेन करते हैं बच्चे, और फिर वो एग्जाम में शायद वो चेक होती है, उसके कुछ मार्क्स होते हैं। और हर्बेरियम का मेन पर्पस यही होता है कि जो प्लांट आपने डिविजन्स के बारे में पढ़ा है, उनकी, अगर आपने लीव्स देखी है, लीव्स की के बारे में पढ़ा है, तो आप उनकी लीव्स लाएं और उसे जब आप ड्राई करोगे, उसको पेस्ट करोगे अपनी कॉपी पे, तो उसके कैरेक्टर आप देख देख के लिखो कि हाँ, लीव्स इसकी ऐसी है, इसकी फाइलोटैक्सी कैसी है, या इसकी लीव्स लंबी है, कैसी है। तो उसी तरीके से बॉटनिकल गार्डन ये हर शहर में ही ऑलमोस्ट होते हैं। इसमें मेडिसिनल प्लांट अलग और फर्न्स अलग होते हैं, और जिम्नोस्पर्म अलग। इनको बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि कंट्रोल कंडीशन में, जैसे कि अ, कई हाई टेम्परेचर पे कुछ प्लांट सरवाइव करते हैं, कुछ एक्सट्रीमली लो पे, तो वहां पे कंट्रोल्ड कंडीशन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, जिससे कि वो उनसे हम इंफॉर्मेशन जो चाहते हैं दे सके, उन्हें डिस्प्ले पे कर सके। लोग विजिट करने आते हैं, बच्चों का जो ग्रुप होता है, और वो देख के आप देख सकते हो किसी भी शहर में जाके आराम से। ऐसे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स भी होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े होते हैं एनिमल्स, उनको स्टफ्ड होते हैं वो, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम उसमें प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे कि आप जो है अ, जाओ और उनको उसी कंडीशन में जिसमें कि वो रहा करते थे, आप इंटैक्ट वैसे देख सकते हो उनके प्रॉपर्टीज। तो ये किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में होंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, आप विजिट कर सकते हो। जूलॉजिकल पार्क्स, जूस, चिड़ियाघर, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा। यहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, जिसे वो नेचुरली उनका सारा जो साइकिल्स है, सारा मेटाबॉलिज्म सब कुछ चलता रहे, और उनकी सुरक्षा भी होती रहे। और प्लस कुछ ऑर्गेनिज्म, बहुत ही कुछ एनिमल्स बहुत डेंजरस होते हैं, तो वो ऐसे खुले ना घूमते रहे, लेकिन हाँ, लोग आम लोग भी उनको देख पाए। तो यस, जूस ये हो गया। टेक्सोनॉमिक कीज, ये थोड़ा सा, इनके बारे में तो आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और इसके बारे में ये है कि टेक्सोनॉमिक कीज, इसका एक एग्जाम्पल ये मैंने लगाया है कि इसमें दो स्टेटमेंट हर कीज, मतलब छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे इसमें हम खुद ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अब ये टेक्सोनॉमिक की है कि वर्टिकल कॉलम किसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लैंसलेट बोलेंगे। अगर है तो अब जॉ, हिंज्ड जॉ है कि नहीं है, नहीं है तो उसको लैम्प्री में, वो लैम्प्री होगा, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है और हिंज जॉ है, तो वो लैम्प्री है। और अगर नहीं है, मतलब हिंज जॉ नहीं है, तो वो लैम्प्री है। और अगर है तो अब उसमें लेग्स है कि नहीं। अब लेग्स, वर्टिब्रल कॉलम है, हिंज्ड जॉ है और लेग्स है, ये सब है। सॉरी, और लेग्स नहीं है तो ये फिश है। अब अगर होते तो क्या होता, तो होते तो फिर इसमें भी फिर फर्दर दो, एक कैरेक्टर और फिर उसके दो आंसर होंगे, यस और नो। तो इस तरह से कीज, मतलब कुछ क्लूज होते हैं, एक्चुअली कीज को क्लूज बोलो, जिसके बेसिस पे अगर यस है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा, नो है तो एक अलग होगा।
तो ये कीज भी एक तरह के टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं। तो